के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारे अतीत, जो क्लास 8 की किताब है सोशल स्टडी की, उसका लेसन नंबर 1 कैसे, कब और कहाँ। तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले इसमें तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो तारीखों पर ज़्यादा ध्यान देना, कभी कभी हम बहुत सी तारीखों को रटते हैं तो ऐसा लगता है इतिहास है बहुत उबाऊ है, इसमें तारीखें ही तारीखें भरी पड़ी हैं। तो हम इसमें और देखें, पहले और बाद का ज्ञान हम तारीखों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी या कई घटनाएं हैं वो अचानक नहीं होती हैं, किसी विशेष तारीख को ना होकर एक लंबे समय काल के दौर में होती हैं। जैसे हम देखें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है या रेल का आविष्कार है या कोई बहुत बड़ी घटनाएं हैं, तो वो एक साथ अचानक नहीं होकर एक बहुत लंबे समय के दौर के दौरान हुई हैं। एक अंग्रेज़ों का मानचित्र बनाने वाला या एटलस बनाने वाला एक विद्वान था जेम्स रेनेल। वो नक्शे तैयार करने में बहुत रुचि रखता था और वर्चस्व स्थापित करने वाले नक्शे ज़्यादा बनाता था, अर्थात इस प्रकार के नक्शे ज़्यादा बनाता था जो जैसे अंग्रेज़ इस हिस्से को अधिकार करने वाले हैं तो वो नक्शे में पहले ही उस चीज़ को दिखा देता था। जैसे हम बात कर रहे थे सुबह के समय चाय पीना, भारत की स्वतंत्रता, रेलगाड़ी का चलना, ये अचानक से होने वाली घटनाएं नहीं हैं, ये बहुत लंबे समय की घटनाएं हैं। तारीखों का हम देखें विशेष में तो समय तक होता था जब राजाओं के समय की बात होती थी। राजाओं के समय पे ताजपोशी उनकी कब होती थी, विवाह कब हुआ, बच्चा उनके कब हुआ, लड़ाई कौन सी लड़ाई लड़ी, मृत्यु कब हुई, तब इस समय में क्या एक पर्टिकुलर तारीख का ध्यान रखा जाता था। जो इतिहासकार थे इसके बाद में अब दूसरी घटनाओं पर भी ध्यान देने लग गए थे कि जैसे रोजी रोटी कमाना किस प्रकार से आदमी ने शुरू किया, क्या फसल वो पैदा कर रहा है, क्या खाना खा रहा है, शहर बाजार हैं किस तरह से फैल रहे हैं, रियासत हैं और किस तरह से फैल रही हैं, उनमें नए विचार किस प्रकार से आ रहे हैं, संस्कृति है, समाज है, उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट है वो हो रहा है। अब देखें कौन सी तारीखें किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम एक बात ध्यान रखें बच्चों कि कोई जो कुछ खास घटनाओं का महत्वपूर्ण मानना है तो वो जब होता है, जैसे किसी के लिए कोई विषय महत्वपूर्ण हो, अगर विषय महत्वपूर्ण ना हो, कोई बदल गया हो तो वो फिर बदल जाती है तारीख। जैसे एक उदाहरण के तौर से समझें कि अंग्रेज़ों के लिए जो भारत का राज करना था, उनके राजस्व कमाना या साम्राज्य का विस्तार करना इतना ही महत्वपूर्ण था। अगर हम भारत की नज़र से देखें उस चीज़ को तो भारत की नज़र से ये इतिहास है वो बदल जाएगा। भारत वाले उसको अलग तरीक़ा से उसको लिखना चाहेंगे। जैसे हम देखें गवर्नर जनरल दो थे, वारेन हेस्टिंग से लॉर्ड माउंटबेटन तक हम देखें, ये पहले वारेन हेस्टिंग थे 1773 के, लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट गवर्नर जनरल थे। तो तब तक की हम देखें हर एक की गतिविधि, नीतियों, उपलब्धियों में अंतर दिखाई देगा। अगर भारत वाले इन्हीं चीज़ों को लिखेंगे तो भारत वाले अपनी भारतीय घटनाओं को जोड़कर इसके लिए नई तिथि और नई तारीखें, इस प्रकार से वो हमारे भारत के लिए वो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। तो हम अवधियों का तय कैसे करते हैं। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो अवधि, जो इतिहास होता है उसको घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में, वर्षों में ऐसे ना पढ़कर एक लंबी काल अवधि के दौरान पढ़ा जाता है। स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल। उन्होंने एक किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने ब्रिटिश जो भारत का इतिहास था तो उसको 3 भागों में बांटा था। जो भारत का इतिहास था उसको 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने किसी एक कालखंड को जो बहुत सारे वर्षों में, जैसे हिंदुओं का शासन रहा, फिर मुस्लिमों का शासन रहा, फिर ब्रिटिश का शासन रहा, तो एक दौर की खासियत को वो लेते थे और उसके केंद्रीय तत्वों को वो पकड़ते थे कि उसमें क्या क्या केंद्रीय तत्व हैं, जैसे हिंदुओं के शासन में, मुस्लिमों के में, ब्रिटिश के में, और उसके दौरान जो क्या विचार आते थे उन विचारों को वो उसमें समाहित करते थे। और एक बात का और ध्यान रखते थे वो कि एक अवधि से दूसरी अवधि में बदलाव किस प्रकार से आया। जैसे हिंदू किस कारण से कमज़ोर हो गए थे कि मुसलमानों ने शासन कर लिया था, मुस्लिम किस प्रकार से कमज़ोर हो गए थे कि ब्रिटिश ने शासन कर लिया। तो मिल का मानना ये था कि जब
पहले का भारत था तो पहले के भारत में हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज था, धार्मिक वैरभाव था, जातिगत बंधन थे और अंधविश्वासों का बोलबाला था। तो जो उनकी राय थी, उनकी राय यही थी कि जो ब्रिटिश शासन का राज है भारत में, यूरोपीय शिष्टाचार आ जाएगा उससे, जो ब्रिटिश शासन के राज से यूरोपीय शिष्टाचार आ जाएगा, और जो कला संस्थान और कानूनों का लागू होना जो अंग्रेजों के हैं, जिससे भारतीयों में ज्ञान और सुखी जीवन भारतीयों का हो जाएगा। इस प्रकार से मिलकर मानना था। भारतीय इतिहासकार भी इसी जो भारत का इतिहास था उसकी समझ को पश्चिम से लेते हुए उन्होंने भी भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा: प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास को जैसे अंग्रेजों ने ये बताया था कि मिल ने बताया था कि अंग्रेजों के समय में भारतीयों का ज्ञान और सुखी जीवन है, इसी प्रकार से आधुनिक जो भारत है वो भी विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता का काल माना जाता है। अब देखें हम आगे उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश में समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति है वो नहीं होती है। आर्थिक विकास और प्रगति का दौर है वो भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी देश है जो दूसरे देश के परतंत्र हो जाता है, उसके अधिकार में आ जाता है। अर्थात इसकी परिभाषा देखें, एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण बोलते हैं। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरल रूप से भारत को एक तरह से बदल दिया था। तो भारत को उन्होंने उपनिवेश बना लिया था। तो ये जो इंग्लैंड है, भारत उस समय उपनिवेश था इंग्लैंड का। हम इतिहास को किस तरह से जानते हैं बच्चों, इस तरह को देखें कि जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, अंग्रेज़ों की हालांकि बहुत अच्छी पसंद थी कि सरकारी रिकॉर्ड रखते थे हर किसी चीज़ का। तो हम किसी निर्देश को देख सकते हैं, योजना को देख सकते हैं, नीतिगत फैसले हैं, सहमति है, जांच को साफ साफ लिखना, इस प्रकार से हम इनको देख कर हम इतिहास को जान सकते हैं कि उस समय का इतिहास क्या था। अब इस चीज़ से क्या क्या लाभ होते हैं? इस चीज़ से लाभ होते हैं कि जो लिखने की प्रवृत्ति थी या सरकारी रिकॉर्ड या जो भी कोई योजना या नीतिगत फैसले, सहमति होती थी, जांच को साफ साफ लिखना, इससे ये फ़ायदा होता था, चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन हो जाता था। इसके बाद में वाद विवाद, जो डिस्कशन की प्रोसेस है वो शुरू हो गई थी। ज्ञापन मतलब लिखित में मेमो दिए जाने लगे, टिप्पणी, रिमार्क्स या कमेंट होने लगे, और प्रतिवेदन, हर कोई बड़ा अधिकारी वो रिपोर्ट मंगाने लगा किसी भी घटना की, पर जो कल्चर है वो पैदा हो गई। इसके बाद से अंग्रेज़ों ने अभिलेख कक्षों का निर्माण कराया। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर या प्रांतीय सचिवालय, कचहरी जो भी हैं, उनमें सबके रिकॉर्ड रूम बनवाए उन्होंने, क्योंकि उनमें रिकॉर्ड या कागज़ रखे जाते थे जो बाद में काम आ सकते थे, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनवाए। और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे उनको अभिलेखागार में या संग्रहालयों में रखा जाता था। 19वीं शताब्दी में हम देखें बच्चों, पत्रों और ज्ञापनों, जो हम मेमोरेंडम बोलते हैं उनको, लेटर्स और मेमोरेंडम का एक शाखा से दूसरी शाखा में भेजने का प्रचलन शुरू हो गया था। अब हम देखें 19वीं सदी में, शताब्दी के शुरुआत में, तो इन दस्तावेज़ों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थीं, क्योंकि अगर कोई नकल खो जाए तो उसकी नकल बना के रखी जाती थी। इसको बनाने का काम करते थे खुशनवीस। कौन करते थे? खुशनवीस। और इनको सुंदर ढंग से लिखने का और सजाने का काम करते थे सुलेखनवीस। अब हम देखें इसमें कि जो इनका कितना महत्व समझते थे अंग्रेज। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, और राष्ट्रीय संग्रहालय जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में की जो है, इसका वायसराय के निवास के पास होना, इनकी जो उपस्थिति थी वो कहाँ थी? राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय, ये जो अंग्रेजों के वायसराय थे उनके निवास के पास इनको बनाया गया था। तो अंग्रेजों के लिए इतना इम्पोर्टेंट थे ये अभिलेखागार, जो अभिलेख होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, अंग्रेजों के लिए इनका महत्व होना बताते हैं ये, कि इनका पास बने होना। तो एक चीज़ और देखें जो किताब में एक कोष्टक में लिखी हुई है
कि किताब में लिखा हुआ है ये कि गृह मंत्रालय को भेजी एक रिपोर्ट है जिसमें 1946 में शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की जो बगावत हो गई थी, बगावत को कुचलने का प्रयास किया गया है, जिसकी बम्बई, कराची, विशाखापट्टनम से रिपोर्टिंग हो रही है। अर्थात लिखने की पद्धति आ गई थी। बम्बई से, कराची से, विशाखापट्टनम से रिपोर्टिंग का मतलब लिखकर बड़े अधिकारी के पास भेजना, इस प्रकार की खबरें प्रचलन में थीं। अब हम देखें सर्वेक्षण। अंग्रेज जो थे वो भारत पर शासन करने के लिए ये मानते थे कि सर्वेक्षण का होना बहुत जरूरी है। मतलब जो सर्वेक्षण है, जो यहाँ का आकलन है वो करना बहुत ज़रूरी है भारत का या किसी भी देश पर। तो वो ये मानते थे कि किसी भी देश को अच्छी तरह जानने के लिए जानना जरूरी है, तभी वहाँ पर हम शासन कर सकते हैं। अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था। 19वीं सदी के शुरुआत में उन्होंने पूरे देश का नक्शा तैयार कराने के लिए क्या किया, बड़े बड़े सर्वेक्षण कराए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण अर्थात खेत वगैरह के ये सर्वेक्षण कराए। धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों, क्या वहाँ का स्थानीय इतिहास है, जैसे किसी भी गांव शहर का स्थानीय इतिहास होता है। फसलों का पता लगाना। ये 19वीं सदी के आखिर में एक काम और किया अंग्रेज़ों ने। 1881 से हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है, जिसमें संख्या, जाति, इलाके और क्या व्यवसाय, क्या धंधा करते हैं वो इसकी जानकारी लेते हैं हर 10 साल बाद। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने वानस्पतिक मतलब बॉटनिकल रूप से, जूलॉजिकल प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वीय जो नीचे से धरती से निकलते हैं, मानव शास्त्रीय जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट है, वन और दूसरे सर्वेक्षण किए जाते थे। आगे बच्चों हम देखें, अधिकृत रिकॉर्ड जो ये बनाते थे उससे क्या पता नहीं चलता था। वैसे तो सब कुछ पता चल जाता था, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो साधारण आदमियों के बारे में चीज़ें, भारत के लोग क्या सोचते थे उसका उससे पता नहीं चलता था, क्योंकि वो तो अंग्रेज लिखते थे। अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा लिखा जाता था। तो हम देखें उस समय के सरकारी अधिकारी क्या सोचते थे, वह सब अधिकृत रिकॉर्ड, जो कोई रिकॉर्ड लीगली बनता था उसमें लिखा जाता था, जो अधिकारी सोचते थे। आम जनता का क्या सोचना था, क्या परेशानी उनको, उसका उनको कोई पता नहीं लगता था। जैसे हम देखें 1857 का जब संग्राम हुआ था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब भारतीय सिपाहियों के मन में क्या थी ये सरकारी अधिकारियों के रिकॉर्ड से पता नहीं चलती थी, क्योंकि ये बाद में पता चला कि उनके मन में क्या था। इसका पता लगाने के लिए कि आम लोगों के मन में क्या है थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हम कैसे पता लगा सकते हैं, लोगों की डायरियों से, तीर्थ यात्राओं के संस्मरणों से, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाओं से, स्थानीय बाजारों से, बाजारों में मिलने वाली पुस्तिकाएं, इनसे हम पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे फिर छपाई की तकनीक है वो फैलती गई, अखबार भी छपने लग गए। नेताओं, सुधारकों, कवियों और उपन्यासकारों के इनमें अपनी अपनी उन्होंने भावना व्यक्त की, जिससे हम उस समय अंग्रेजों के अलावा लोग क्या सोचते थे उसका इतिहास का भी हम पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या बच्चों इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग नहीं रह गए होंगे जो उनका पता हम नहीं लगा सकते? बच्चों, जो पढ़े लिखे लोग तो ऐसा कर पा रहे थे कि इतिहास का पता लगा पा रहे थे, लिख पा रहे थे, लेकिन जो आदिवासी जंगलों में रह रहे थे, किसान थे, खदान में काम करने वाले, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले जो लोग थे, उनके इतिहास के बारे में कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमें अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। अब हम देखें कि जो खबर फैलने का या अखबार छपने का या उसका क्या सिस्टम होता था। 1946 में दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने कम वेतन और जो घटिया भोजन उनको मिलता था उसकी शिकायत अखबारों में निकलवा दी उन्होंने, और फिर दूसरे थानों तक खबर है वो पहुंचने पर सभी ने ये हड़ताल कर दी और उन्होंने कहा कि हम ये जो हमारे लिए जो भोजन मिल रहा है उसको जानवर भी नहीं खा सकते। इस प्रकार से जब लिखने की पद्धति आई तो उससे काफ़ी सारा विकास है वो
होने लगा। धीरे धीरे इतिहास है वो अपने हिसाब से लिखा जाने लगा। ठीक है बच्चों, किताब को पढ़ना एक बार से। नमस्कार।